बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कांग्रेस के एक और नेता की किताब पर उठे विवाद की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की लिखी एक किताब में 2008 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जरूरी कार्रवाई में ढिलाई दिखाने की बात कही गई है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि संयम कमजोरी की पहचान है। उस समय यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनीष तिवारी ने लिखा कि किसी देश को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं हो तो संयम ताकत की पहचान नहीं, बल्कि इसे कमजोरी के प्रतीक के तौर पर ही लिया जाता है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। भारत को मुंबई हमले के बाद तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मनीष तिवारी एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने अब अपनी किताब में यह लिखा है। कई सारी और बातें भी उन्होंने उठाई है, मौजूदा सरकार पर भी कुछ आक्षेप किए हैं, लेकिन यूपीए सरकार में 26/11 जब 166 लोग निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी, भारतीय थे, कई विदेशी भी थे, 6 आतंकवादी आ गए थे, और हर बार यही बात कही जाती है कि इसी कांग्रेस पार्टी जिसके सदस्य मनीष तिवारी हैं, इसी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थे जो 26/11 को आरएसएस की साजिश बनाने में लगे हुए थे। इसी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जिन्होंने 2012 में इस किताब का विमोचन किया जहां पर इसको आरएसएस की साजिश बताया गया। लेकिन मनीष तिवारी खुद ये कहते हैं कि भारत ने जिस तरह से जवाब देना चाहिए था उस तरह से मुकम्मल जवाब नहीं दिया। जब बात देश की हो और जब बात ऐसे दुश्मन की हो जो यहां पर निर्दोषों पर कत्लेआम मचाकर जरा भी अपॉलोजेटिक ना हो, और अगर उसका रवैया इस तरह से हो कि वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं, तो क्या भारत पर बात ज्यादा करनी चाहिए थी या एक्शन दिखाना चाहिए था? और जो उस वक्त ढिलाई बरती गई वो कमजोरी कही जाएगी, वो एक देश की स्ट्रेंथ नहीं, उसकी मजबूती नहीं कही जाएगी, ये मनीष तिवारी ने कहा। मनीष तिवारी की किताब में यूपीए सरकार पर उठाए गए सवालों के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी के गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर बलिदान को अपमान करने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा। जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है, इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर ही और कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही एक ऐसी आवाज जो ये कहे कि हमने जो किया वो उचित नहीं था, वो उपयुक्त नहीं था, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मनीष तिवारी अब क्यों बोल रहे हैं? मनीष तिवारी उस वक्त भी थे, मनीष तिवारी उस वक्त भी सक्रिय थे, यूपीए में नहीं कांग्रेस में भी सक्रिय थे, और फिर मनीष तिवारी ने उस वक्त ये बात क्यों नहीं उठाई, ये क्यों नहीं कहा कि हमें करारा जवाब देना चाहिए? एक और बात है कि उस वक्त के एयर चीफ ये कह चुके हैं कि वायुसेना तैयार थी प्रहार करने के लिए, और उस वक्त माहौल भी ऐसा था कि दुनिया से भी, यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त की अग्रिम ताकतें हों, उनसे भी सपोर्ट मिलता अगर भारत जवाब देता। इजराइल जैसा देश जवाब दे सकता है, अमेरिका जवाब दे सकता है, चीन भी जवाब देने की बात कर सकती है, लेकिन भारत
भारत क्यों जवाब नहीं देता? एक विशाल देश की शक्ति तब होती है जब वो सही समय पर संयम दिखाए और सही समय पर बल प्रदर्शन दिखाए। 26/11 का जवाब हमें देना चाहिए था और आज 26/11 के बाद 13 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी इस बार 26 नवंबर को 13 साल होंगे और अब भी हमें जो गुनहगार हैं वो हमारे हाथ नहीं लगे हैं। अजमल कसब तो पकड़ा गया, लेकिन जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया, जो मास्टरमाइंड है, वो तो आज भी बचे हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन हूँ। अब मनीष तिवारी जी ने एक बात बहुत सही कही कि जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए तब आप अगर संयम दिखाएं तो वो कमजोरी मानी जाती है। जब निर्दोषों की जान ली जाती है और वो दुश्मन देश उस तरफ बैठा हो और अफसोस भी ना जताए और मदद भी ना करे और हमने कुछ नहीं किया। अब इस पर सवाल ये उठे हैं तो क्या उस वक्त यूपीए में ये फैसला किसने लिया कि हम सिर्फ बोलेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? देखिए आनंद जी, एक तो मनीष तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, आईएनवी मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मनीष तिवारी जी ने जब बीजेपी पे हमला किया तो बीजेपी कहती है साहब मनीष तिवारी जो है ये बदतमीज बोलते हैं, इनकी भाषा ठीक नहीं है, ये देशद्रोही हैं। मनीष तिवारी पे भी कितनी बार बीजेपी ने आरोप लगाए। आज मनीष तिवारी जी की किताब में जो बात लिखी है उसको बीजेपी आज उसका समर्थन करती है। चलो कोई बात नहीं। अब सवाल उठता है मनीष तिवारी जी की बुक में क्या लिखा है। मनीष तिवारी जी ने लिखा है कि साहब जो 26/11 का अटैक था, मुंबई पे जो आतंकवादी हमला था, उसके खिलाफ भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए था। तो मैं आनंद जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय की जो भारत सरकार थी, पहली बात तो ये है कि मनीष तिवारी जी उस कैबिनेट के हिस्सा थे, तो प्राइम मिनिस्टर से वो बात कर सकते थे। क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की? दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया था। भारत सरकार ने उस समय हाफिज सईद को भी आतंकवादी की लिस्ट में डलवाने का प्रयास किया और पाकिस्तान से सख्त ऐतराज जाहिर किया था। अब इससे आगे अगर आप ये कह रहे हैं कि बंबई अटैक के बाद हमें पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए था, तो ये हो सकता है भारत की जनमानस और भारत की जनभावनाएं ये उस समय थीं। जिस समय कसाब को गोलियां चलाते हुए, सीनों को छलनी करते हुए हमारे सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा, हमारे पुलिस अधिकारियों की शहादत हुई, हेमंत करकरे और तमाम जो लोग थे वो सालस्कर, बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी मारे गए। तो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, लेकिन हमला नहीं किया गया। ये एक सवाल है, मगर ऐसे सवाल तो और भी हैं। जब कंधार में हमारा हवाई जहाज हाईजैक करके ले गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो क्या हमने हमला किया अफगानिस्तान पे? हमने नहीं किया। उसके बाद जब हमारा पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बीजेपी की सरकार थी, तो क्या बीजेपी ने पाकिस्तान पे हमला किया? नहीं किया। जबकि पार्लियामेंट पे अटैक करने का मतलब था देश पर अटैक कर। तीसरी बात है, आज की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। उरी हुआ, पठानकोट हुआ, रोज कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही, तो क्या बीजेपी की हुकूमत पाकिस्तान पर हमला कर रही है? नहीं कर रही है। चीन ने हमारे सैनिक पर हुआ ना। तो पर क्या हमने चीन पर हमला किया? प्रमोद कृष्णम जी, तो इसमें एक तो आप मानेंगे, देखिए पॉलिटिक्स एक बात है, देश अलग बात है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी का जो आपस की लड़ाई है वो पॉलिटिकल लड़ाई है, वो हमारी आंतरिक लड़ाई है। देश का एक प्रोजेक्शन होना चाहिए कि इस देश के साथ, भारत के साथ आप पंगा मत लीजिए, डोंट मेस विद द कंट्री। ये मैसेज जो है दुनिया को देना चाहिए। हमें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन हमसे पंगा लोगे तो इतना मारेंगे कि याद रखोगे। ये जो मैसेज है ये शायद हम उस वक्त नहीं दे पाए 26/11 के वक्त, ये मनीष तिवारी का कहना है। उरी के बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुए, बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई। आज पाकिस्तान कहां पर है, किस दिशा में है और किस दशा में है, वो भी हम देख रहे हैं डिप्लोमेटिकली जिस तरह से उनको ये दिया गया। पर मैं प्रमोद कृष्णम जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेता इस बात पे अड़े हुए थे कि ये आरएसएस की साजिश है, ये भगवा आतंकवाद है, ये बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि ये कहने की कि हाफिज सईद को सैंक्शन ही नहीं, उसको घसीटकर हम यहां लेकर आएंगे। हमारी नौसेना वहां तैयार थी कि जाकर कराची के उस पोर्ट को घेर ले और कहे कि जब तक यहां का सब कुछ खत्म नहीं होता हम उड़ा देंगे इस पोर्ट को।
इस नाव को उड़ा देंगे। मुरीद के का वो जो गांव जहां से अजमल कसब निकल कर आया था, अजमल कसब ने खुद कहा पाकिस्तान की मीडिया वहां गई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जाकर वहां पर इतना बड़ा हंगामा नहीं मचाया। हमने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं करवाए जिस तरह से हमें करवाने चाहिए थे। मैं उसकी बात कर रहा हूं। बीजेपी जो आक्षेप करे सही, आपने जो सवाल पूछा सही कि उस वक्त मनीष तिवारी क्यों नहीं बोले, मैं भी जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी तो है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कि जब हम पर चीन हावी हुआ 2008 में, तब हम कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ करार किया। जब चीन ने जोरावर फोर्ट को ध्वस्त किया 2008 में, तब वहां बैठ के बीजिंग में उसी रूम में शी जिनपिंग खड़े थे और राहुल गांधी और आनंद शर्मा जी उस तस्वीर में है जब करार हो रहा था। तब हमने ये नहीं कहा कि हम ऐसी पार्टी से करार नहीं करेंगे जो हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रही। तो ये एटीट्यूड का फर्क है। देखिए आनंद जी, आप एक देशभक्त पत्रकार हैं, नंबर एक। आपकी देशभक्ति और आपके इस जज्बे को मैं सलाम भी करता हूं और एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन क्या ये सवाल एक ऐसा सवाल नहीं है कि साहब आपने अगर कोई गलती की, सरकार चलाने का मौका इस देश में पिछले 70 सालों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिला, बीजेपी को भी मिला, अब 7 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या कांग्रेस के जमाने के फैसलों पर तो उसका एनालिसिस हो, उसका विश्लेषण हो, उसकी समीक्षा हो, उसकी आलोचना हो, और भाजपा के द्वारा जब जो वक्त सरकार चलाई गई उनकी आलोचना ना हो, तो क्या ये संभव है? नहीं, मुझे लगता है बेईमानी होगी। मनीष तिवारी नहीं, आलोचना होनी चाहिए स्टेटमेंट है जो क्या अभी मनीष तिवारी जी ने की है आलोचना। जी बोलिए। मुझे पूरा करने दीजिएगा। पहली बात, मनीष तिवारी एक बहुत सीनियर लीडर है, मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात, मनीष तिवारी अभी भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तीसरी बात यह है कि मनीष तिवारी उस समय के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मनीष तिवारी को लगता है, उन्हें लगता है कि भारत सरकार को उस समय रिटेलिएट करना चाहिए था, एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, और वो मुंहतोड़ जवाब क्या होता कि वो पाकिस्तान पर अटैक हो सकता था, एयर अटैक हो सकता था, तो ये नहीं किया गया। ये तो एक कटु सत्य है, नहीं किया गया। मगर उस समय के हालात क्या थे, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या सोचा होगा? क्या हम ये मान सकते हैं कि उस समय का जो देश का प्रधानमंत्री है वो कमजोर था? नंबर एक। क्या हम ये मान सकते हैं कि उस समय की सरकार पाकिस्तान से डरती थी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से हम कभी भी डरे हों। अगर पाकिस्तान से डरते, कांग्रेस की हुकूमत, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, वो इंदिरा गांधी के द्वारा किए। दूसरी बात, पाकिस्तान से कभी भी, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान आज कंगला हो गया, कल बहुत धनाढ़ देश था। ये कटोरा लिए खड़ा रहता है। पाकिस्तान से भारत कभी नहीं डरा है। सरकार बीजेपी की हो, सरकार बीजेपी के अलावा और दलों की हो, कांग्रेस की हो, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी किसी की। मैं तो कहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री चाहे देवेगौड़ा रहे हो, इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, चंद्रशेखर रहे हो, या विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, या कोई और रहा हो, गुलजारीलाल नंदा तक रहे हो, मैं मानता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री को हम कमजोर मानने की भूल ना करें, पहली बात, क्योंकि वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता। देखिए, कमजोरी सोच में है कि अप्रोच में क्या होनी चाहिए कि जब हमको आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपका भी बहुत आदर करता हूं, और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो 47 में भारत के 2 टुकड़े हुए थे। अब भारत के 3, फिर उसके बाद अब भारत जो है 3 टुकड़ों में बंट गया 71 के बाद। लेकिन 71 में तो हम लाहौर से 32 किलोमीटर दूर थे। हम चाहते तो जितना पीओजे के था वो पूरा वापस ले लेते। वो सारी जमीन हम चाहते तो ननकाना साहिब आज भारत में होता। हम चाहते तो ये जो करतारपुर कॉरिडोर के चक्कर में पाकिस्तान जिस तरह से ढींगे हाँक रहा है वो ना होता। सिखों का जो आराध्य जो इष्ट के जो जगह है वो भारत में होती। जो पंजाब इन्होंने जानबूझकर काट दिया वो पंजाब आज एक होता, क्योंकि इंदिरा गांधी जो मांगती वो होती। क्योंकि 71 में हमारे पास 90,000 पाकिस्तानी सैनिक थे जिनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और भारत को जो वापस चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये सारी डिसीजंस पर भी हम सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन 1990 तक पाकिस्तान हमारे जितना स्ट्रांग था, आज 2021 में पाकिस्तान पंगु है, इतना पंगु है कि वहां के प्रधानमंत्री को तक नहीं पता कि वो कल कुर्सी पर बैठेगा कि नहीं, और वो रोटी नान की कीमतें तय कर रहा है पाकिस्तान में। इस हालत पर हम लेके आए हैं कि वहां पर यूएस तक जाने के लिए उसको सऊदी अरब से प्लेन किराए पे लेना पड़ता है, और सऊदी अरेबिया कहता है रिटर्न तुम्हारा हमारे साथ नहीं होगा। ये लेवल तक हम पाकिस्तान को अगर गिरा कर लाए हैं तो ये पिछले 7 सालों में हुआ है। ये 2008 में हमें चाहिए था। 2008 में हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए था हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें ये चाहिए था उस वक्त कि तुम्हारे पास हमारे यहां से कुछ भी नहीं आएगा और तुमको कोई नहीं देखेगा। हमको उस वक्त ये कहने की जरूरत है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ है, प्रमोद कृष्णम जी, मैं जरा उनसे भी जानना चाहूंगा। मनीष तिवारी ने आपसे भी पूछा है
बीजेपी से भी पूछा है कि 2015 में माउंटेन ब्रिगेड की बात हुई थी, 2017 में डोकलम हुआ, आपने माउंटेन ब्रिगेड पर क्यों तवज्जो नहीं दी? चीन आकर नहीं बैठता अगर आपने उसको नहीं कहा होता कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अभी नहीं कर सकते। तो नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उन्होंने सबसे उठाए हैं प्रेम शुक्ला जी। उन्होंने सवाल उठाया, सही है। देखिए, भारत अगर किसी उन्नीस- एक पॉलिटिकल उन्नीस- पार्टी, एक आनंद पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ऊपर है जी। प्रेम शुक्ला जी, अच्छा प्रश्न है आपका, और मनीष तिवारी का भी प्रश्न अच्छा है, लेकिन आप कृपा करके बताइए ना, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की धूर्तता के सामने घुटने नहीं टेके होते तो क्या भारत को हजारों किलोमीटर भूखंड जो है चीन पचा पाता? तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की नोबेल पुरस्कार पाने की आकांक्षा में जिस तरह से चीन जैसे चिरकुट राष्ट्र को, क्योंकि 1947 से लेकर 1962 तक चीन एक चिरकुट राष्ट्र था, वो तो जिसके पंडित पास जवाहरलाल अपनी नेहरू ने चीज जो से किया वो एयरफोर्स किया, भी नहीं थी। और उसको कांग्रेस के अरे लीडर बाबा, ने ही कहा था। आनंद उन्होंने जी, कहा वहां एक आनंद ब्लेड जी, नॉट अ ब्लेड ऑफ आनंद ग्रास जी, गोज देयर। तो मुझे याद है कांग्रेस के आनंद नेता ने जी, अपनी टोपी आनंद निकाली, जी, बोले यहाँ घास भी नहीं, यहाँ भी घास नहीं उड़ता, तो क्या मेरा सर भी चीन को दे दोगे? वो भी कांग्रेस के ही हाँ, नेता थे इसीलिए जिन्होंने तो ये ये- कहा था प्रेम शुक्ला जी। पर नहीं, बात सही है, बात उसके बाद उसकी भी नहीं है, सुधरे बात ना। 2008, 2014 और पिछले नहीं, 10-12 साल की है जी। नहीं, जब बात होगी तो देखिए आनंद जी, आप जो है, जब बात होगी तो सब आप 1947 से लेके 2021 तक की बात होगी, और जब आप 10 मिनट तक जो है आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुनेंगे जी, जी। तो 30 सेकंड कृपा करके मुझे भी सुन लीजिए, इतनी आपसे प्रार्थना है। अब जी जी 2008 बिल्कुल, मैं की जो आपको बात बहुत है, सुनूंगा प्रेम नहीं, शुक्ला जी, पर मैं नहीं, ये नहीं, कह रहा हूं कि धन्यवाद, नेहरू जी आनंद की जी। बात हम सब जानते हैं। नहीं है, देखिए जी, इस देश जी। की समस्याओं की जड़ जो है वो नेहरू है। आनंद जी मुझे आप कम सुनिए, प्रेम शुक्ला जी को अधिक पाकिस्तान को सुनिए। जो है, पाकिस्तान और चीन, आप दो ही समस्या है ना भारत के समक्ष। समस्या क्या है? एक चीन की समस्या है, उसका अतिक्रमण, दूसरा पाकिस्तान की है, उसका अतिक्रमण। चीन और पाकिस्तान दोनों को सिर पे बैठाने का दुष्कर्म पहले पंडित नेहरू ने किया, कालांतर में जैसे आपने जी, स्वयं बताया कि 1971 में जब हमारे पास एक अवसर नहीं। था कि हम जब 91,000 सैनिकों को प्रेम शुक्ला जी। बंधक बनाए बैठे हुए थे, उस समय हम चाहते तो जम्मू एवं कश्मीर में निर्णायक समझौता कर सकते थे। भारत रत्न तो इंदिरा जी ने ले लिया, लेकिन भारत की समस्याओं का जो है निराकरण नहीं हुआ। देखिए अब हम प्रेम आ शुक्ला जाते जी, हैं 2008 मैं बड़ी विनम्रता से मैं 2008 पर आपसे आ जाते आग्रह हैं। करूंगा, मैं फिर आप ही के पास अब आ रहा हूं और फिर अब हम मैं आपकी 2008 बात पर आ भी जाते हैं। सुनूंगा। 2008 की बात पूरी कर लें। जी प्रेम 2000 शुक्ला जी, मेरा बस एक ही बहुत बहुत नम्र निवेदन है आप दोनों से, आप दोनों दिग्गजों से। जी, पॉलिटिकल जी। फाइट आप दोनों बहुत माहिर हैं इसको करने में। नहीं, ये पॉलिटिकल मेरा फाइट की सवाल बात जो है ना नहीं है, पॉलिटिक्स से राजनीति की ऊपर बात है। उठकर एक इधर सुनिए, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि भारत, सुनिए राजनीति की बात है, राजनीति प्रेम शुक्ला जी मेरी बात, प्रेम शुक्ला जी मेरी बात सुनिए, प्रेम जी। शुक्ला जी मेरी बात सुनिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि भारत एज अ कंट्री, एक देश की तरह हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। कुछ दिन पहले बवाल हो गया था, कंगना रनौत ने कहा था कि एक गाल दिखाकर दूसरा गाल दिखाओगे तो सिर्फ थप्पड़ ही खाओगे, भीख ही मिलेगी। थोड़ा सा नेताजी जैसा बनना जरूरी है, अपने हक को लड़ना जरूरी है। आज मनीष तिवारी कहते हैं कि जब आपको शक्ति दिखानी चाहिए तब अगर आप संयम दिखाएंगे तो उसे वीकनेस कहा जाता है। मैं एज अ कंट्री में कह रहा हूं, हमारी समस्या चीन और पाकिस्तान नहीं है प्रेम शुक्ला जी, हमारी समस्या यह है कि हम हमारी शक्ति को प्रदर्शन, अपनी शक्ति प्रदर्शन में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं चूक गए हैं एज अ कंट्री। कि हम ये सही कहें बात कर रहे हैं कि आप, देखो आनंद जी। मैं ताकतवर हूं, पर मेरी ताकत और मेरा बल तुमको दबाने के लिए नहीं, मेरी ताकत और मेरा बल इसलिए कि तुम मेरी तरफ पैर ना बढ़ाओ। ये जो है, ये भाषा हम क्या बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? निश्चित तौर पर 2014 के बाद हम यही भाषा बोल रहे हैं। क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF 1990 के दशक में बनी थी, और सबसे अधिक आतंकवाद के शिकार हम 1990 के दशक में हुए। एक राष्ट्र के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय क्यों नहीं लिया कि हम FATF में जाएंगे? आप 2008 के हमले हो जाने के बाद भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के सूची में से आप पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं करते? और दिग्विजय सिंह जब कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद था, तो आज दिन तक श्रीमती सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? राहुल गांधी कहते हैं कि लश्कर तोयबा की तुलना में हिंदू ज्यादा खतरनाक है, यह आतंकवाद से ज्यादा चिंता है। आप लश्कर तोयबा के आतंकवादी समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करते हैं, सफदर नागौरी पकड़ा जाता है, आपके पास एविडेंस है। FBI कहती है कि साहब ये जो है ISI और लश्कर तोयबा का काम है। उसके बाद आप हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करने बैठ जाते हैं। तो श्रीमती सोनिया गांधी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्यों गढ़वा रही थी?
क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सारी फाइलें पुलक चटर्जी 10 जनपद ले जाते थे। ये सत्य सब जानते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार था क्या? और जब फाली मेजर जब कहते हैं, जो हमारे उसमें एयरफोर्स के चीफ थे, कि हमने ये बता दिया था कि कमांड सेंटर कराची में कहाँ है 26/11 के आतंकवादियों का, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमको एयर स्ट्राइक करने की अनुमति नहीं दी। तो एक राष्ट्र के रूप में ये अनुमति देने से देखिए किसको कितनी अनुमति दी, और ये बात जो है क्या किया क्या नहीं किया गया, सवाल यही है कि मनीष तिवारी जी आप क्यों बोल रहे हैं, 13 साल बाद क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंसर्न हमारा क्या होना चाहिए कि एज अ देश हम कौन है। क्या हमको सब ये सोचते हैं कि इस देश को, भारत को कोई जितने भी लात मारेगा, जितनी भी गालियां देगा, चाहे जितना भी प्रताड़ित करेगा, भारत कुछ भी नहीं सहन कर लेगा, क्योंकि इनको बताया गया कि सब कुछ सहो। या फिर हम घूम के ये कहें कि हमको प्यार पसंद है, हमको तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ पंगा नहीं लेना, यहां घुसोगे, हमारे घर में घुसोगे, मेरे देश में घुसोगे तो बजा देंगे। ये लैंग्वेज क्या हम तब से बोल रहे थे? क्या 2008 में हमने ये भाषा बोली? और अगर उस वक्त बोली होती तो क्या उसके बाद हमें उरी देखना पड़ता? क्या उसके बाद हमें पुलवामा देखना पड़ता? क्या उसके बाद हमें ये सारी हरकतें देखनी पड़ती? यह सवाल उठता है। प्रमोद कृष्णम जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद लगाए गए इस नोटिस में परमबीर सिंह को भगोड़ा बताया गया है। यह नोटिस परमबीर सिंह के मलाबार हिल्स वाले घर पर लगाया गया है। अब कल की बात है कि परमबीर सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि परमबीर सिंह भगोड़ा नहीं है, देश से बाहर नहीं है, देश में है, 24 घंटे में अपने आप को सीबीआई के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं अगर कोर्ट आदेश दे तो, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की पुलिस से खतरा है। अब जरा विवेक गुप्ता से जानते हैं कि यह नोटिस किसने चिपकाया है। आनंद, देखिए, इस पूरे मामले में आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह को पहले ही मुंबई की किला कोर्ट ने प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर 30 दिन के अंदर आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह एजेंसीज या पुलिस के सामने नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। जिसके बाद अब मुंबई पुलिस ने परमबीर सिंह की जो घर है मुंबई में, उनके घर बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर जिसमें प्रोक्लेम ऑफेंडर ने भगोड़ा घोषित किया गया है, वो सारे नोटिस परमबीर सिंह के घर के बाहर लगाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि एक ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि जब भी किसी को कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया जाता है तो उसके बाद उसके जो कोर्ट की ऑर्डर कॉपी होती है वो बकायदा आरोपी के घर के बाहर या फिर जहां जहां उनके ठिकाने होते हैं वहां पर ये लगाया जाता है। तो मुंबई पुलिस ने ये पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन कल ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जब परमबीर सिंह के वकीलों ने कहा कि वो कहीं भी भागे नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में ही है और बहुत जल्द वो जांच एजेंसी के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आनंद। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हिंसा के आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील ने त्रिपुरा हिंसा की तस्वीर कोर्ट में पेश की। आरोप लगाया कि पुलिस हिंसा के दौरान तमाशबीन बनी रही और वहां गुंडे हेलमेट पहनकर हिंसा कर रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से सुरक्षा और निष्पक्ष निकाय चुनाव कराने का पूरा ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की भी जानकारी मांगी है और ये पूछा है कि पूरी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी त्रिपुरा में चुनावों के दौरान हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करे, क्योंकि त्रिपुरा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन और पुलिस को निष्पक्ष निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। अब 21 नवंबर को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हिंसा हुई थी। अब तृणमूल कांग्रेस का
आरोप है कि उनकी पार्टी के नेता सुबुल भौमिक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद और दूसरे नेता धरने पर भी बैठ गए थे। इस दौरान वहां काफी हो हल्ला भी मचा था। बाद में तृणमूल कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिला। बीजेपी से राजीव पांडे हमारे साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक तौसीफ अहमद खान, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आशिका से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि त्रिपुरा में मौजूदा हालात क्या हैं। पर राजीव पांडे, बंगाल का स्क्रिप्ट जो है वो उलट गया है, रोल बदल गए हैं। कहीं ऐसा हो गया कि स्टेट बदल गया तो बीजेपी और तृणमूल कह रही है, देखिए आपकी डायलॉग की कॉपी मुझे दे दीजिए, मेरे डायलॉग की कॉपी आप रख लीजिए। आनंद जी, बंगाल वायलेंस, वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हुआ उसका त्रिपुरा के वायलेंस से कंपैरिजन करना बिल्कुल ही गलत है। त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ करके चले गए। त्रिपुरा ने अभी तक की पॉलिटिकल वायलेंस में एक भी आदमी की हत्या नहीं हुई है। 60 भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को, मैं टीएमसी के लोगों ने नहीं, जो बांग्लादेश से जो गुंडे इंपोर्ट किए हुए हैं, जो जिहादी तत्व है, उन्होंने 60 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की। आनंद जी, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बार बार कंपैरिजन ड्रॉ मत करिए। मुझे बताइए कि किस टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है त्रिपुरा में और कितने लाख लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। आप अगर उसका कंपैरिजन वेस्ट बंगाल से करते हैं तो लोगों ने बाल कटवा करके, माफी मांग करके अपने गांव में गए। सेक्सुअल फेवर्स डिमांड किया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को गांव में इंटरव्यू करने के लिए। सब न्यूज़पेपर में आया और पूरी दुनिया ने देखा। जो वेस्ट बंगाल में हुआ वो एक टिरेनी था और वो हिटलरशाही से भी खतरनाक था। और उसमें जो सबसे बड़ा रंग था, कोई भाजपा और टीएमसी का झगड़ा नहीं था। वहां पर बांग्लादेशियों के द्वारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैकिंग से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम हुआ है। आप उसको त्रिपुरा हिंसा की बात, इलेक्शन में थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता रहता है, अभी बिहार में भी इलेक्शन हुआ, हर जगह होता है। लेकिन कोई इथनिक क्लिंजिंग या कोई एकदम प्लान्ड वे में जो तृणमूल कांग्रेस ने किया, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद, जिस प्रकार से टीएमसी ने भाड़े पर जो लोग बुला करके बाहर से रखे हुए, जो उनके भाड़े के वोटर भी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों के घर पे हमले किया, क्यों जो कंपैरिजन नहीं हो सकता उसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। और ये सब नौटंकी कर रही है तृणमूल कांग्रेस पर दिल्ली में। देखिए, अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस पर यह सीधा आरोप लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको आपका स्टेट नहीं संभल रहा, आप दूसरे को जाकर सिखा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन नहीं, खेला होवे ग्राउंड पर तौसीफ अहमद खान ये कहा जा रहा है कि आपका ये 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे को रिपीट करने के लिए, बात करने के लिए खेला होवे बोलते हैं। खेला होवे का मतलब है, तौसीफ जवाब दें। रुकिए राजीव, चले जाते 1946 में, ये 1946 को क्यों चले जाते हैं? 2021 में रहने में क्या परेशानी आपको? आप तो कहते हैं कि आजादी 2014 में मिला। जो आदमी अपने आप तो 2014 में बोलते हैं आजादी मिला, भूल जाती है। आपकी अब राजीव जी उनको बोलने दीजिए, बारे में बात करते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। लोग आज भी माओ सेतुंग के बारे में बात करते हैं कि ये सब मास मर्डर थे। 2014 में मिला। हिटलर के बारे में बात नहीं करूं, दुनिया में रहते हैं, स्टालिन के बारे में बात नहीं करूं, माओ सेतुंग के बारे में बात नहीं करूं। शाखा में आपको यही पढ़ाया जाता है कि अच्छा रुकिए, एक मिनट जरा विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। एक मिनट, तौसीफ अहमद खान, एक बात बताइए, ये तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में क्या कर रही है? त्रिपुरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बंगाल से जितने बंगाली गए हैं वहां, ऊपर से बांग्लादेशी जो वहां जाकर बसे हैं, वहां के लोकल त्रिपुरा के जो लोग कोर वोटर्स हैं, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, वो उनसे गुस्सा खाए हुए हैं। वहां पहले लेफ्ट का बोलबाला था, लेफ्ट के बाद बीजेपी आया। अब क्या त्रिपुरा में अब आप ये कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी बंगाल में आया, हम भी वैसे ही घुसेंगे, और जो आरोप बीजेपी ने तृणमूल पर बंगाल में लगाए, अब वही आरोप घुमाकर हम वहीं से बीजेपी के डायलॉग चुराकर अब वही डायलॉग हम यहां त्रिपुरा में चिपकाएंगे। आप ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये डायलॉग बाजी का मामला नहीं है, ये देश के लोगों का मामला है, त्रिपुरा के लोगों का मामला है। त्रिपुरा में जो लोगों का जान चला जा रहा है उसका मामला है। त्रिपुरा में थाना के अंदर में तृणमूल के वर्कर पे लाठीचार्ज जो किया जा रहा है बीजेपी के वर्कर द्वारा, ये उसका मामला है।
ये कोई डायलॉगबाजी का मामला नहीं है। तृणमूल एक नेशनल पार्टी है। अगर त्रिपुरा के कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे तृणमूल कांग्रेस के छत्र छाया में ममता बनर्जी के लीडरशिप में वहां पे हम इलेक्शन लड़े, तो कौन सा संविधान का प्रोविजन है जो उनको इलेक्शन लड़ने से रोक देगा? ये बीजेपी का डंडा रोक देगा? ये बीजेपी वाले मार मार करके तृणमूल के लोगों नहीं, पर वो संविधान बंगाल में काम नहीं करता ना। वो संविधान बंगाल में लागू नहीं होता। वो संविधान बंगाल में लागू नहीं होता। जब 2018 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने क्या कहा था, जिस तरह से आपने पंचायत चुनाव वहां करवाए थे, 34% सीट में किसी ने अपनी एंट्री नहीं करने दी थी। वहां खुलेआम जो वहां पर महिला कैंडिडेट आई थी, वो वीडियो में कैद है। वो चित्र में जिंदगी में नहीं भूलूंगा मैं कभी, जहां पर एक तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता उस लड़की के सामने उसके मां बाप को थप्पड़ मारता है और उसको डराता है, धमकाता है और उसकी याचिका पत्रिका को पूरी तरह से नॉमिनेशन पेपर को फाड़ के फेंक देता है। ये काम तृणमूल कांग्रेस का करता है नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस ने जो 24 घंटे में 48 घंटे में किया, जब वो जिसको ग्रे एरिया कहते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर ने शपथ नहीं लिया, उस 24-48 घंटों में जो तांडव वहां मौत का नंगा नाच वहां बंगाल में हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे संज्ञान में लिया आप बता रहे हैं। आप ह्यूमन राइट्स और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बहुत रिच लगता है तौसीफ अहमद खान। लेकिन एक बात बताइए, त्रिपुरा में अभी ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं? तौसीफ खान से एक सवाल पूछने दीजिए। वो तौसीफ खान इस चैनल पर बताएं कि त्रिपुरा में किसकी हत्या हुई है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, सब जगह से नेता आए, इलेक्शन का कैंपेन किया। लेकिन त्रिपुरा के चुनाव में जब बंगाल से अभिषेक बनर्जी गए, एक मीटिंग आज तक नहीं करने दिया। ये गुंडाराज है त्रिपुरा में कि वहां पे अभिषेक बनर्जी का एक मीटिंग होने नहीं दिया। आपने जो दौड़ा कर औरतों को भगाया, 1 लाख लोगों को बेघर किया, और 3 महीने बाद जब वो अपने घर पर कोर्ट के हिदायत पर आए और कहा कि अपने केस रजिस्टर करवाए, तो वहां की पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया। लोग घर से बेघर हो गए, उनके घर के अंदर आगंतुक घुस गए, उनके घर को लूट लिया गया, तोड़ दिया गया, जमीनें हड़प ली गई। ये बंगाल का हाल है और आप त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। राजीव पांडे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तौसीफ, राजीव पांडे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आनंद जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे केसेस को सीबीआई को दिया है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दिया है ना। तौसीफ जी, मुझे एक बात बताइए, जो बंगाल में जो आपने गुंडागर्दी किया, जो जिहाद किया, उसमें बहुत सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना सीबीआई को, दूसरी एजेंसीज को दिया है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो आपकी मुझे एक बात बताइए कि त्रिपुरा में किसकी हत्या हुई है और किस महिला के साथ अभद्रता हुई है, जो ममता बनर्जी की सरकार में 70 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या चुनाव के बाद हुई है। चुनाव से पहले आंकड़ा बहुत बड़ा है। के लोगों की त्रिपुरा में आपने एक कम्युनल कलर खेल दिया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हत्या किया गया है। तृणमूल के वर्कर को जो त्रिपुरा के हमारे जनजातीय भाइयों का और बंगाली भाइयों का राज है वहां। देखिए त्रिपुरा में माइनॉरिटी, त्रिपुरा में जो त्रिपुरी हैं, एक मिनट एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा। त्रिपुरा में जो त्रिपुरी हैं, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, वो आज माइनॉरिटी है। कॉमनल कलर नहीं है त्रिपुरा में। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदू और मुसलमान माइनॉरिटी वहां कोई नहीं है। जो वहां के स्थानीय त्रिपुरी हैं, वो पिछले 40 साल 50 साल के अंदर वो अपने ही प्रदेश में आज माइनॉरिटी हो गए हैं। ये माइनॉरिटीज हैं, ये माइनॉरिटी है। मुसलमान को माइनॉरिटी मत बोलिए, मुस्लिम समुदाय को माइनॉरिटी मत बोलिए, वो माइनॉरिटी नहीं है। देश में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है और त्रिपुरा में तो उनकी संख्या आज हिंदुओं से ज्यादा लग रही है। अगर सही आंकड़े कराए जाए तो वो माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। तौसीफ, वहां आज माइनॉरिटी वो हो गए हैं जो त्रिपुरा के निवासी हैं। त्रिपुरी जो है, सही मायने में जो त्रिपुरी हैं, वो आज वहां त्रिपुरा में माइनॉरिटी हो गए हैं। और आप जो खेल खेल रहे हैं, आप जो खेल वहां पर खेल रहे हैं, वो खेल बहुत डेंजरस है। अब एक और खबर है, एक और अपडेट है। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से एक रोज पहले तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात के बाद न्यूज 18 की टीम ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रतिमा मंडल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
गृह मंत्री अमित शाह से आप मिली, क्या रहा मीटिंग में, क्या बातें रखी आपने? उन्होंने बोला हमने एक रिपोर्ट मंगवाया है, हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा से बात किया है, हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी गृह मंत्रालय की तरफ से? उन्होंने तो यही बोला है कार्रवाई होगा, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, तू मैं किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने नहीं किया। बीजेपी का आरोप है कि जो आप बंगाल में करते जा रहे हो वही त्रिपुरा में करना चाहते हो और बाहरी गुंडों को लेकर वहाँ पहुँच रहे हो। उन्होंने क्या किया आपने देखा नहीं वेस्ट बंगाल में? आरोप बीजेपी की तरफ से यह है कि लोकतंत्र का मजाक अगर उड़ाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में उड़ाया जाता है। उनका ये आरोप ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि त्रिपुरा में आप लोगों का कोई बेस नहीं है और बेस बनाने के लिए आप बाहर के गुंडों को वहाँ ले जा रहे हो और हिंसा वहाँ पर फैला रहे हो। उन लोगों को तो डर लग गया है। हिंसा फैलाने का वो आरोप आप लोगों पे लगा रहे कि त्रिपुरा में हिंसा फैला रहे। अरे उन्होंने डर के मारे तो हम लोगों को अटैक कर रहे हैं। चुनाव बाद हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, तब आप क्यों नहीं गृह मंत्रालय पर आए, क्यों नहीं आपने तब केंद्र सरकार से? बहुत बार आए हैं हम लोग, निर्वाचन कमीशन से बहुत बार मिले हैं, जो वहाँ पे सब वायलेंस हो रहा है। 60 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या वहाँ पर हुई है। नहीं देखिए, अपोजिशन जो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट मिल जाए, अगर सत्य है तो नहीं, ये सब एकदम गलत बात है। आप क्या कहेंगे राजीव पांडे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस समझती है और त्रिपुरा की जनता और देश की जनता भी समझती है कि अभी ये त्रिपुरा में क्या करने, त्रिपुरा में ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो सफल नहीं होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने कहा कि कम्युनलिज्म है। आपने कब सुना त्रिपुरा में कोई हिंदू मुस्लिम इश्यूज है? कितना झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठ करके। वहां एक ही विषय है कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को अल्टरनेटिव रूप में दिखाने के लिए कि न तो कोई कम्युनिस्ट है न कोई कांग्रेस है, केवल तृणमूल कांग्रेस है, वहां जाकर के गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई गुंडागर्दी सफल नहीं होगी। जहां तक बात है कि वेस्ट बंगाल की बात है, पूरे देखिए वहां लेफ्ट चली गई बीजेपी आई। अब त्रिपुरा में ऐसा लग रहा है कि कहीं वापस लेफ्ट ना आ जाए, लेफ्ट की जगह जो है उसको तृणमूल कांग्रेस घेरे। लेकिन बात वहां पर विषय ये है कि रिप्रेजेंटेशन किसका है? त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। वहां का बीजेपी का मुख्यमंत्री भी पहले बंगाली है, वहां प्राथमिकता बंगालियों को दी जाती है, जो स्थानीय त्रिपुरी हैं उनको नहीं दी जाती। ये जो वायलेंस, ये हिंसा का जो ये लेके जा रहे हैं बंगाल से लेकर त्रिपुरा के अंदर, ये बहुत डेंजरस है। अभी तक तो ये बात एक दो छोटी मोटी घटनाएं जैसे बीजेपी कह रही है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वहां पर आगंतुक है, वहां पर गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की। लेकिन कई बात यह है, इन राजनीतिक पार्टियों को देखना है कि अपने अपने राज्यों में ये किस तरह का बर्ताव करते हैं और जब कहीं और जाते हैं तो वो क्या बातें करते हैं। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर, बने रहिए। संकल्प लेने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए।